नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं बहरोड के ही नहीं अलवर जिले की अपनी पहचान बनाने वाले, राजस्थान में अपनी पहचान बनाने वाले और यूं कहें अगर व्यापार की दृष्टि से तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले बलवान सिंह यादव। इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा। इनका गरीब किसान परिवार में जन्मे ये और अपनी मेहनत और लगन से आज शीर्ष पर पहुँचे। छोटे से गांव चावंडी मांडन के पास जो गांव है वहाँ पे इनका लालन पालन हुआ, उनका जन्म हुआ और कुंड के अंदर इन्होंने स्लेट फैक्ट्री से अपना कारोबार शुरू किया। आज इनके पास पेट्रोल पंप है, बहरोड में राठ इंटरनेशनल स्कूल है, अलवर में राठ इंटरनेशनल स्कूल है। राजनीतिक कैरियर के रूप में अगर हम इनका परिचय कराएं तो लगभग 20-25 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और उस सेवा के साथ साथ उच्च पदों पर भी ये आसीन रहे। विभिन्न पदों पर रहते हुए 7 बार प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर ये सदस्य रहे और प्रधान रहते हुए नेमराना के अंदर इन्होंने 4 बार गोल्ड मेडल हासिल किया। एक बार तो खुद उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको इनाम से नवाजा था, गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया था और जिला पार्षद के सदस्य रहे। वर्तमान में मुंडावर के एक वार्ड से इनकी बेटी भी जिला पार्षद है। आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या है और किस तरह का विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव की किस तरह की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। बलवान जी, आपने आज हमें समय दिया, सबसे पहले उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यह है कि अब रामगढ़ में एक चुनाव होने वाला है विधानसभा का, जो एक बसपा के उम्मीदवार के निधन के कारण रुक गया था। उस चुनाव में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी का? जब रामगढ़ में चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ का चुनाव जीतेगी। उसके कारण है कि अपन लोगों को लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। हम मानते हैं हार हुई है, लेकिन राजस्थान में जो वोट प्रतिशत है वो मात्र केवल 0.05% ही भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है। मात्र अगर हमारे 52,000 पूरे राजस्थान में आपके मतदाता केंद्र हैं, 3 वोट एक मतदान केंद्र पे अगर हमारे बढ़ गए होते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती। लेकिन बलवान जी, अटल जी भी कहा करते थे कि सदन के अंदर सर गिने जाते हैं। आपके विधायक कम थे और सरकार गहलोत की कांग्रेस सरकार बन गई। आप लोगों ने चुनाव लड़ा था विकास के मुद्दों पे। आपने कहा था कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है, वसुंधरा ने जो काम कराए शायद ही कोई सरकार करा पाए। किसानों के ऋण माफ किए, टोल समाप्त किए, लेकिन फिर भी आप पिछड़ गए। ऐसा क्या कारण रहा? वो केवल झूठ का सहारा लेके कांग्रेस केवल झूठ बोलती है। अगर काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपने सारे काम गिनाए, चाहे टोल का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे चिकित्सा का काम हो, रोड का काम हो, आज तक। अब कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम किसान ऋण माफ़ करेंगे। बीजेपी सरकार ने 1 वीक में 50,000 रुपये हर किसान का ऋण माफ़ करके दिखाया। ये लोग बगैर विधान के, बगैर संविधान के, बगैर कानून के हवा के अंदर इन्होंने घोषणा कर दी। और अब इनको जब सदन में पूछा गया कि आपने किसान का ऋण माफ़ करने की घोषणा की है, आप कैसे माफ़ करेंगे, तो उन्होंने कहा हम कमेटी बना रहे हैं और कमेटी ये तय करेगी और अलग अलग स्टेट में जाएगी इनकी कमेटी और स्टेट में जाके पता करेगी कि और स्टेटों ने ऋण कैसे माफ़ किए गए हैं। और ये कमेटी भी ये तय करने के लिए बोला है कि ये बताओ कि फंड कहाँ से आएंगे। इनको ये ज्ञान नहीं है कि फंड कहाँ से आएंगे, ऋण माफ़ करने की बात कैसे कह सकते हैं। और उन्होंने कहा था संपूर्ण ऋण माफ़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि 28 लाख किसानों के तो भारतीय जनता पार्टी ने ऋण माफ़ किए हैं। अब 82,000 किसान हैं जिनके ये ऋण माफ़ करें। और कहते हैं कि हम लोगों ने जो प्लानिंग की है, कांग्रेस कहती है, मैं कहता हूँ उस प्लानिंग का एक आंकड़ा दिखा दे। आपने रामगढ़ की चर्चा की है, आज से ऋण माफ़ी को लेकर बात कर ले। निश्चित रूप से पूरे किसान, पूरा राजस्थान कांग्रेस से नाराज है। इनकी झूठ अफवाहों में आके जो अब रिजल्ट आए, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने वसुंधरा जी की जो योजनाएं थी, आपने लाभार्थियों की भी सम्मेलन करवाए थे और यहाँ तक पार्टी के द्वारा कहा जाता था कि अगर लाभार्थी भी हमें वोट दे दें तो हमारी सरकार बनेगी। तो जिन लोगों ने लाभ लिया वो लोग भी आपसे किनारा कर गए। हनुमान जी, मैं वोट प्रतिशत की बात बताऊं, कहाँ किनारा हुआ भाई। 2003 में हमारा 21% वोट बढ़ा, 2013 में चुनाव हुआ हमारा 24% वोट बढ़ा और 2018 में मात्र 0.05% वोट गिरा है। इससे ज़्यादा तो हमारा कम हुआ ही नहीं। और जब पिछली दफ़ा देखिए 2013 में हमारी 163 सीट आई,
राजस्थान में लोगों ने इस बात का एक हवा बना दिया, सरकार भाई जिसकी होती है उसके बाद आगे दूसरी सरकार आती है, एक बार बीजेपी एक कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक कांग्रेस, इस तरह के नारों ने राजस्थान का एनवायरनमेंट खराब कर दिया। और नहीं तो हमारे पास पिछली दफा 163 दिन के 121 सीट आई, इनकी तो 100 पूरी नहीं हो पाई अभी तक विधानसभा में। और मैं एक बात कह देता हूं आपको कि निश्चित रूप से आज ही जनता कहने लगी अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और ये भी बात आपको बता देता हूं, रामगढ़ में बीजेपी जीतेगी। और अब लोकसभा चुनाव है, लोग बहुत पछता रहे हैं, अंगली काट के खा रहे हैं। अब आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं कभी तो देखो, लोगों के पीछे चल दो तो लोग कहते हैं हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है। लेकिन भूल उपचुनाव के अंदर भी अलवर के अंदर आपकी करारी हार हुई थी, विधानसभा में आपकी करारी हार हुई है, फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमने भूल की? अब देखिए ना, लोकसभा में हमारी हार हुई, हमने मानते हैं कि लोकसभा में हम हारे, लेकिन आज देख लिए ना, इसी यही अलवर जिला है, कांग्रेस की 2 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की बराबर की 2 ही सीट है ना। आप पूछ लीजिए उनसे कहाँ गया उनका चुनाव। पिछली बार आपकी कितनी सीटें थी अलवर में? हमारी पिछली बार हम मानते हैं वो तो पूरे लेकिन कांग्रेस की 2 सीटें आई, यानी एक इन्होंने प्लस की। अब वो राजस्थान कहाँ, कांग्रेस की दवाई, हमारी भी तो बराबर की सीट है। राजस्थान जीते होंगे, आप कहते हैं लोकसभा बाद में विधानसभा का चुनाव आया, विधानसभा में लोकसभा हारते हुए हम फिर 2 वापस जीते, हम 2 इनकी 2 हमारी हैं। चलिए, विधानसभा का चुनाव हो चुका, अब मई के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी, क्या लगता है कि विधानसभा का जो परिणाम आया, क्या वो बरकरार रख पाएंगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो पिछले 2014 में परिणाम आए थे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 25 में से 25 सीट ली थी। अब के भी नरेंद्र भाई मोदी का भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं। हम ऐसी पार्टी हैं जो राजनीति के लिए नहीं, हम शासन के लिए नहीं, हम देश हित के लिए लड़ते हैं, और देश हित के लिए लड़ते हैं। और ऐसे शख्स हमारे प्रधानमंत्री हैं जो विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। आज एक मेरी बात पूरी हो लेने दो। आज मैं कहता हूँ, जब आतंकी हमले भारत पे होते थे तो ये कांग्रेस सरकार पाकिस्तान और यूएनओ को लव लेटर लिखती थी जी। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मजबूत प्रधानमंत्री है, कहीं यहाँ पर आतंकी हमले देखते हैं क्या? हर महीने कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में, कभी नागपुर में, कभी बॉम्बे में, हर महीने यहाँ पर आतंकी हमले होते थे। और हमारे तो ऐसे बोल्ड प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान के घर में घुस के उसकी छाती पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक का बदला, और उसके घर में जाके सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन वही कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है कि आपने धारा 370 नहीं हटाई, राम मंदिर नहीं बनाया, नोटबंदी करके लोगों की कमर तोड़ दी। आप लोगों ने 2 करोड़ हर साल जो रोजगार देने वाले थे, 5 साल में 10 करोड़ रोजगार देने थे, वो नहीं दे पाए, उसमें आप विफल रहे। मैं अश्योर करता हूँ 370 धारा भी हटाएगी तो भारतीय जनता पार्टी हटाएगी। में 10 सिर लाने की बात भी कही। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी 317 धारा हटाएगी, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाएगी, इस देश का भला करेगी, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और राजस्थान में अब मैं अश्योर कर रहा हूं 25 में से 25 की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी, नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री। लेकिन जो 14 में नरेंद्र भाई मोदी की जो लहर थी, अब की बार जिस तरह से गठबंधन हो रहे हैं, यूपी के अंदर जो अखिलेश जी का और मायावती जी का गठबंधन हुआ, राजस्थान में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है, और वो लहर भी कहीं ना कहीं फीकी पड़ी है नरेंद्र मोदी की। मैं पूछता हूँ जी, पहले तो राहुल को प्रधानमंत्री बना रहे थे, अब मायावती की बात करने लग गए, थोड़े दिन बाद में किसी अन्य की बात करने लग जाएंगे। ये गठबंधन तो नरेंद्र मोदी से घबरा के, डर के, जब जंगल में शेर आता है तो सारे सियार एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो और वो भी इकट्ठे हुए सियार वो भी सारे ऊपर हाथ कर रहे हैं, और वो उनकी हिम्मत नहीं है। तो ये तो जब नरेंद्र मोदी जी की आंधी आ रही है तो सारे दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए, इन्हें देश की सुरक्षा और रक्षा नहीं करनी, इन्हें तो केवल राज करने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। और इनको ये भी पता है अब की दफा नरेंद्र भाई मोदी आ गए तो इनके काले कारनामे, इनके जो भ्रष्टाचार, जो देश को इन्होंने पिछले 70 साल से गर्त में पहुंचाया है, वो सारी चिट्ठियां खुलनी है। किसी तरह शाम दाम दंड भेदभाव से ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए। लेकिन एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि पिछले चुनाव के अंदर बाबा रामदेव खुल के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे, अब उनका कुछ मानस थोड़ा हल्का है और वो कहते हैं कि मुकाबला बराबर का रहेगा। क्या लगता है आपको कि रामदेव के स्वर क्यों बदले? रामदेव जी
देश हित के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। जो अच्छी सरकार होगी उसकी वो प्रशंसा करेंगे। पहले उनको लगता था कांग्रेस गलत सरकार है तो उसका विरोध करते थे, अब है उनको लगता है कि बीजेपी अच्छे काम कर रही है तो हमारे लिए वो अच्छी पॉजिटिव बोलते हैं। तो उनका कोई पॉलिटिकल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमेशा जो अच्छे काम करते हैं, जो देश हित के काम करते हैं, उनके साथ रहेंगे वो। चलो लोकसभा की बात चली है तो आपका भी राजनीतिक करियर 20-25 साल आपने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। उपचुनाव में भी आप टिकट की दावेदारी में थे, आपका नाम भी चला था। विधानसभा चुनाव में भी आपने टिकट मांगी और आपका नाम अंतिम क्षण तक चला। अब जो लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है आपको कि पार्टी आप पर कितना भरोसा करेगी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। 95 में मैं पंच बना, 2000 में जिला परिषद का सदस्य बना और 2010 में मैं प्रधान बना निमराना का। अब मेरी बेटी मुंडावर से 8 नंबर वार्ड से जिला परिषद की सदस्य है। और राजनीति दायित्व के साथ मैंने पार्टी के भी बहुत दायित्व निभाए। मैं जिले का किसान मोर्चे का अध्यक्ष बना, 5 साल वो रहा, 7 साल तक जिला महामंत्री रहा और 3 साल 2 दफ़ा मैं ओबीसी प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। 7 दफ़ा मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ, लगातार 7 दफ़ा प्रदेश कार्यकारिणी का मैं मेंबर रहा और अब मैं प्रदेश का मंत्री हूँ। निश्चित रूप से हम पार्टी, हमें बड़े हमारे लोगों ने, दोस्तों ने बहुत एडवाइस दी कि पार्टी बदल लेनी चाहिए, टिकट नहीं मिला ये करना चाहिए। हम निश्चित रूप से पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे जी। रही बात टिकट की, हो सकता है किसी कारण से टिकट हमें नहीं मिल पाई, लेकिन अब मुझे लगता है मैदान खाली है। और मैदान खाली क्यों? डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि मैं अपना संन्यास तोड़ रहा हूँ, फिर से आ गए। वो कह रहे हैं कि मैं टिकट ला सकता हूँ। नहीं, वो क्या है जसवंत तो पता नहीं, उनकी अपनी भाषा है, वो क्या बोलते हैं। कुछ लोग इस तरह की भाषा अपने आप को ना प्रचारित करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए जो मर्जी बोलते रहते हैं। अब मैं ये करूँगा, मैं एक सभ्य और समझदार व्यक्ति महसूस करता हूँ अपने आप को। सारा बहरोड, सारा राजस्थान मुझे जानता है। मैं ऐसी भाषा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और अब पूरा मैदान खाली है। पार्टी, मुझे लगता है अब लोकसभा में सबसे मजबूत प्रत्याशी हूँ तो मैं ही हूँ, स्थानीय भी हूँ और पार्टी की नज़रों में भी एक मजबूत प्रत्याशी हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं लोकसभा का चुनाव अलवर से लड़ूंगा। जी, आप पूरी तैयारी में, अगर पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी तो? यस। लेकिन हमने बालकनाथ जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि मैं भी तैयार हूँ और मुझे टिकट निश्चित रूप से मेरा तय है। तो क्या लगता है आपको कि कहीं आप और बालकनाथ जी के अंदर कश्मकश चलेगी, टिकट की खींचतान चलेगी? नहीं, वो भी ठीक है। पहले उस मंदिर से चांदनाथ जी यहाँ रहे थे तो वो भी सोचते होंगे कि शायद मेरा भी नंबर आ जाए। और चुनाव में सब लोग आ जाते हैं, अपने होल्डिंग लगाते हैं, अपनी बात करते हैं, सबका अपना राइट है, वो कुछ भी कहें। लेकिन लोकसभा में चुनाव का सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आज के दिन उम्मीदवार हूं तो मैं हूं, पार्टी मुझे टिकट देगी और लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। अलवर का जो लोकसभा का चुनाव है जातिगत आधार पे होता है। यादव यहाँ पे लगभग 4 लाख से भी ऊपर हैं और मेवों की संख्या भी इतनी है। तो क्या लगता है जिस तरह से यादव बेल्ट है, बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़ और तिजारा, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। लोकसभा चुनाव में क्या उनका मुद्दा रहेगा, क्या उनका विचार रहेगा? मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मैं मजबूत क्यों हूँ जी। मैं बहरोड का रहने वाला हूँ। मुंडावर विधानसभा 100% मुझे एक तरफा पोलिंग करेगी। मैं सब जातियों के साथ लेकर चलता हूँ। किशनगढ़ और तिजारा में मैंने बहुत काम किया है। अलवर शहर मेरा बहुत प्यारा है। रामगढ़ मुझे जिताएगा और राजगढ़ में भी एक इतिहास रच के दिखाएंगे। मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से हम लोगों को आपने रही ग्रामीण और ग्रामीण के लोग तो देते बहरोड के लोगों को वोट है, तो निश्चित रूप से वो भी मेरे को वोट देंगे। आप ये कहेंगे अलवर शहर मेरा खुद का है क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना स्कूल भी खोल दिया। मैं कह रहा हूँ उनसे मेरा अटैचमेंट है। स्कूल तो ठीक है एक अपनी जगह, लेकिन वहाँ मेरे लोगों से अटैचमेंट है, तो अलवर शहर भी मेरा अपना है। तो निश्चित रूप से सबसे मजबूत उम्मीदवार हूँ और हम जीत के दिखाएंगे। मुंडावर में हमारा मंजीत जीता, देखो बहुत अच्छे मतों से जीता। और मुंडावर में जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो जिले में सबसे अधिक मतों से मेरी बेटी वहाँ चुनाव जीती। मेरे को सब जातों ने वोट दिया। एक यादव की बात नहीं है, यादव तो ठीक है अच्छी संख्या में हैं, लेकिन इसके साथ और वोटों का आना बहुत ज़रूरी है। तो सब जातियों का जो समीकरण बनता है, मन बनता है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सब पार्टी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कार्यकर्ताओं का नंबर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी नहीं है। जहाँ परिवारवादी हमने छोटी मोटी गलती की वो हमारे नुकसान हो। इसलिए एक सवाल, आपके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है, आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो हीरा बन जाती है, चाहे व्यापार हो चाहे राजनीति हो। राजनीति में भी आपने शीर्ष नेतृत्व किया है और
व्यापार के अंदर तो आपने विदेशों तक अपनी पहचान बनाई है, क्या क्या राज है इसका? कोई भी काम आप मन से करें, होनेस्टी से करें, लगन से करें जी। तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। मैं तो आने वाली युवा पीढ़ी को भी एक बात कहना चाहूँगा, जिंदगी में जिस काम को हाथ लगाओ उसमें समर्पण भाव से काम करना, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ। जी। यही मैं कहना चाहूँगा। तो हमने कर्तव्यता के साथ अपने कार्य किए, इसलिए सब। एक अंतिम सवाल, लोग कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? वो तो ठीक बात है, मेरी वाइफ मेरे को बहुत कोऑपरेट करती है। महिला जब तक घर में अच्छी नहीं हो तो मैं सकता सुख शांति नहीं होती है। तो निश्चित रूप से मेरी वाइफ पे का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। धन्यवाद साहब। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बलवान सिंह यादव। इन्होंने अपनी सफलता का राज, पूरा श्रेय अपनी धर्मपत्नी को दिया और कहा कि उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं, और साफ कहा कि अब की बार अलवर लोकसभा का चुनाव मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मैदान साफ बताया उन्होंने, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेता है अलवर के लिए और किस तरह का चुनाव होगा लोकसभा का, आने वाला वक्त तय करेगा। देखते रहें राज 24। नमस्कार।